अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की हर आसानी अता फ़रमाए। यहाँ पर मैं TK मैक्स में चली गई। मैंने भी इसके बारे में सुन रखा था कि अच्छा ब्रांड है। मैंने कहा चले जाके इसको देखती हूँ। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं आती, मेरे ख़्याल से जब से मैं यहाँ रह रही हूँ दूसरी या तीसरी बार मैं यहाँ गई होंगी। और मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ, जब आप इसको देखेंगे तो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यहाँ पर जो नई लड़कियाँ आती हैं, शादी होके आती हैं या स्टूडेंट बन के आती हैं या जो भी आते हैं, उनके लिए है कि वो अवेयरनेस हासिल करें। यहाँ पर कौन सी शॉप्स होती हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ मिल सकती है, वैरायटी किधर है, प्राइस टैग किसका अच्छा है जो कि रीज़नेबल है, क्वालिटी कहाँ की अच्छी है, और कंपैरिजन करके बताना। मैं बाकी शॉप्स में भी गई थी मगर वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी सनग्लासेस की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसका क्लोज़अप लूँ और किसका नहीं लूँ। पहले तो थोड़ा टाइम दूर खड़ी रही और मैंने दूर से एक इसका विज़ुअल लेने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं जूतों के सेक्शन में गई। यहाँ से लगा सा पेशावरी चप्पल पड़ी है। जब मैं बिल्कुल नज़दीक से इसको देखा तो ये सैंडल्स थी। अच्छा, जब TK मैक्स से पहले भी गई थी और अब भी गई हूँ तो कुछ भी मुझे इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं लग रहा था। जूते भी ऐसे ही पड़े होते हैं, कपड़े भी, चीज़ें भी अपनी तरफ से तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ रखी होती हैं, लेकिन मालूम नहीं एक मिसमैनेजमेंट सी उसकी वाइब्स आ रही होती हैं। इस हील को देखें पिंक कलर की, क्या ये कोई पहन के यहाँ पर जॉब पे जा सकता है? हाँ, इवेंट पे जा सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर TK मैक्स में अफ्रीकन कैरेबियन के जो स्टाइल्स होते हैं ना, ज़्यादातर वही होते हैं, उनके कलर्स जो उनको पसंद होते हैं। कभी कभार कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जहाँ ये रेड कलर के शूज़ पड़े थे, अच्छे लग रहे थे। इसी तरह मुझे कुछ पिंक कलर का भी नज़र आए, कंफर्टेबल थे। हाँ, जॉब प्लेसेस पे पहने जा सकते हैं। लेकिन ये जैसे आपको देखते ही पाकिस्तान का लंडा शॉप याद आ गई होगी ना सीएल को। लेकिन ये बड़ा ही फैसिनेटिंग कलर था, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। मैंने कहा चले वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, जब हम प्राइमर्क गए थे वहाँ पर सारे ही ब्लैक कलर के सूटकेसेस थे, जबकि TK मैक्स में देखें कलरफुल हैं, येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, रेड कलर के। और वैसे भी अफ्रीकन बहुत ब्राइट कलर की चीज़ें पसंद करते हैं। दिखने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन सच में प्राइस टैग जो था वो क्वाइट डिफरेंट था प्राइमर्क से। अब मुझे लगता है कि ये 40 के तो होगा ये ऊपर वाला। मैं काफ़ी देर लिफ्ट में इंतज़ार करती रही, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। मैंने कहा चले फिर मैं स्टेयर्स के थ्रू ही चली जाती हूँ। ये मॉल के अपर फ्लोर से मैं नीचे आई थी और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये ईस्टर्न ड्रेसेस थे। अच्छा, एक कमीज़ शलवार तो नहीं थे, हाँ लॉन्ग जुब्बा या फिर लॉन्ग मैक्सेस आप कह लें, वो हैं फुल स्लीव्स और खुले ट्राउज़र्स। एशियन लड़कियाँ और लेडीज़ ज़्यादातर यही चीज़ें यहाँ पर पहनते हैं। यहाँ पर तो मुस्लिम्स लड़कियाँ और लेडीज़ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और ऐसे ही चलते हैं, अच्छे लगते हैं। फुल स्लीव्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर्स में होते हैं। यहाँ देखिए लाइट और डार्क कलर्स की काफ़ी वैरायटी थी। बाकी वो कहते हैं ना रेशमी कपड़ा था ये वाला जो था ना। इससे पहले जो आपने स्टफ़ देखा वैसे नायलॉन टाइप था, काफ़ी इलास्टिक था। और ये भी काफ़ी इलास्टिक किस्म का नायलॉन टाइप कोई स्टफ़ था। ये भी बहुत ज़्यादा है डिफरेंट कलर्स में, काफ़ी वैरायटी है इस स्टफ़ में। यहाँ पे ना बहुत खुले प्लाज़ो की तरह के ट्राउज़र्स होते हैं और फिर कोई वैरायटी ऐसी है जो लॉन्ग शर्ट्स की है, कोई मीडियम है, कोई शॉर्ट है। जब मैं इस तरफ आई तो मुझे बिल्कुल लग रहा था वो जिस तरह गर्मियों में गोला गंडा का स्टॉल लगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही कलर्स थे ये। लेकिन अच्छे लग रहे हैं जब ये सारे कलर इकट्ठे ऐसे लटके हुए होते हैं ना। यहाँ देखिए लाइट कलर की काफ़ी वैरायटी थी। ये मेरे ख्याल से जो प्लस साइज़ है, मुझे तो ये वैसे लग रहे थे जब मैंने इसको देखा। यहाँ मुझे कुछ लेंस पसंद आ गए, लेकिन ये मैंने पहने नहीं फिर, और फिर मैंने ज़ाया ही कर दिया क्योंकि मुझे पहने नहीं जा रहे थे। ये देखिए सिल्क की भी अच्छी वैरायटी थी। यहाँ ईद के मौक़ों पे या शादी ब्याह पे अक्सर लेडीज़ ये सिल्क का जो अबायाज़ होते हैं वो पहनती हैं, और ज़्यादा मैंने अफ्रीकन और सोमालियन लेडीज़ को ये पहने हुए देखा है। कुछ के ऊपर बहुत ही हल्का काम हुआ है कि वो कंफर्टेबल टू वेयर भी होते हैं, और ये डिपेंड भी करता है कौन बंदा क्या कैरी कर रहा है ना। ये भी देखिए कितना अच्छा था, ये कंधों पे सिर्फ काम हुआ था, और ये देखिए इसके ऊपर टॉप था ये, और अंदर से ये ऐसे होते हैं।
काम के एतबार से इसके ऊपर कितना काम हुआ है ना, इनकी प्राइस भी डिफरेंट थी एक दूसरे से। वही जैसा पाकिस्तान में होता है, जितना हैवी कपड़ा आप लेंगे, जितना हैवी काम हुआ होगा, उतना ही वो महंगा होगा। जितना अच्छा स्टफ़ होगा ऑब्वियसली उसकी कीमत उसके मुताबिक होगी। और ये अफ्रीकन लेडीज़ यहाँ पर ये पहनती है, और ये तो बिल्कुल लॉन लग रही थी। मुझे लगता है कि ये लॉन का स्टफ़ लाए थे उनके लिए, जो गर्मियों में तो अक्सर आपको आसपास अफ्रीकन लेडीज़ ये पहने हुए नज़र आएंगी। या मैंने कुछ शॉपिंग की तो उन्होंने कहा कि वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, कैश लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है वो ज़्यादा कैश ही लेती है। वो भी इनको सब तरीके आते हैं ताकि इन पे टैक्स ना पड़े। अच्छा शुक्र है कि कैश मशीन नज़दीक ही थी, मैंने वहाँ से कैश निकाला और जाकर फिर मैंने वो चीज़ ख़रीद ली। यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर था, मैंने कहा चलो इस शॉर्ट से मैं इसकी वीडियो ले लूँ। या वॉरेन जेम्स की ज्वेलरी थी। ये 9 कैरेट की ज्वेलरी होती है जिसके अंदर 9 कैरेट का गोल्ड यूज़ होता है, वाइट गोल्ड और दूसरा सारा होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ वैरायटी होती है और डिपेंड करता है कितना गोल्ड यूज़ हुआ है, उसके मुताबिक उसकी प्राइस भी होती है। यहाँ छोटा सा स्टॉल था खोन का। इसके आगे मैं एक और शॉप में गई, उसमें भी काफ़ी कलर वैरायटी थी और स्टाइल्स में भी थी। और ये भी वही शॉप है जहाँ से अक्सर ईस्टर्न लेडीज़ और लड़कियाँ जो हैं वो शॉपिंग करती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ढीले ढाले कपड़े जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्लेन ट्राउज़र से लेकर कलर तक, इलास्टिक और स्ट्रेची स्टफ़ से लेकर जो रेशमी है वहाँ तक सारी वैरायटी मिल जाएगी। इधर मैंने देखा कुछ छोटी शॉल्स आई हुई थी, जैसा स्कार्फ का साइज़ होता है ना, इन शॉल्स का बिल्कुल वही साइज़ था। पहले तो मुझे लगता पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चादरें होंगी। यहाँ पर काफ़ी स्टफ़ इंडिया से आता है। ऐसे कश्मीरी शॉल होती है ना, बिल्कुल नरम सी और पतली सी, ये उस तरह के थे। लाइक पतली मीन होता है कि जिसमें धागा अच्छा यूज़ हुआ होता है ना, भारी चादर नहीं होती। यहाँ मुझे ये क्रीम कलर की अच्छी लग रही थी, ये सब में काफ़ी उठ रही थी, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। मुझे ज़हन में आया कि मेरा इस तरह का एक अबाया है, तो मैंने कहा चलो ये उसके साथ चल जाएगी। कलर पैटर्न भी अच्छा था इसके साथ, हल्का सा लाइट गोल्ड कलर जो है ना वो कॉम्बिनेशन में यूज़ हुआ था। आई थॉट चलो मैं इसको कैरी कर लूँगी। बिल्कुल स्कार्फ का साइज़ था और इंतहाई हल्की थी ये। तो फिर इसके बाद मैंने रुख किया दूसरे अबाया की साइड का। यहाँ देखिए बिल्कुल प्लेन है, स्टफ़ अच्छा है, ऐसे रेशमी सिल्क का कॉम्बिनेशन था और एज पे ये कॉटन की लेस लगी हुई थी और बेल्ट भी थी। अच्छा इसके मुताबिक भी ना प्राइस टैग डिफरेंट हो जाते हैं, बेल्ट अगर उसके साथ हो। जस्ट इमेजिन, जस्ट लेस लगाई है और 35 पाउंड का ये है। यहाँ इस तरफ ग्रीन कलर के डिफरेंट वैरायटी थी, सी ग्रीन भी था। अच्छा ये बहुत प्यारा लगा मुझे, लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था मेरे मुताबिक। इसकी बेल्ट पे हालांकि बस यही लेस लगी हुई थी जो इसके गले पे लगी थी, और ये 30 पाउंड का था। इसका स्टफ़ डिफरेंट था उस पिंक वाले से, इतना अच्छा नहीं था। पिंक वाले का स्टफ़ थोड़ा अच्छा था इससे। रमज़ान में, ईद के दिनों में तो यहाँ पर ना पूछें कितनी औरतों का, लड़कियों का हुजूम लगा होता है। यहाँ देखिए कि बाजुओं पे ये थोड़ा सा काम हुआ था। या मैंने अपने अबाया के साथ स्कार्फ जो था वो कंट्रास्ट में पसंद कर लिया था। ऑलरेडी मैंने अबाया लिया हुआ था, मेरे पास पहले से था, मुझे स्कार्फ चाहिए था उसके साथ। और यहाँ पर डील्स भी लगी होती हैं, लेकिन यह कि मैं अक्सर जो चीज़ पसंद आती है बस वही ले लेती हूँ, बाद में पता चलता है कि डील लगी हुई थी वहाँ पर। आपको यहाँ हर किस्म का स्कार्फ मिलेगा, कलर्स की इतनी वैरायटी है, और यहाँ तक कि स्टफ़ की इतनी वैरायटी है। कैजुअल वेयर से लेकर फॉर्मल तक, पार्टी वेयर तक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पैलेस्टाइन की चूँकि काफ़ी यहाँ पर एक मुहिम चली हुई है, तो इसीलिए आपको इस्लामिक शॉप्स में भी ऐसा स्टफ़ नज़र आएगा जहाँ पैलेस्टाइन का फ़्लैग होता है, मस्जिद अक्सा की पिक्चर होती है। आखिर मैंने अपनी चीज़ें परचेज़ कर ली, तो मैं यहाँ से एक और शॉप में गई। हमारे सिटी में तो बहुत ही वैरायटी आ गई है, अब तो इतनी ज़्यादा शॉप्स खुल गई हैं ये देसी कपड़ों की, क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ जाती है ऑब्वियसली उसके मुताबिक फिर सेल भी बढ़ जाती है। यहाँ मैंने बाहर खड़े होके इसकी बनाई कि अगर कभी भी आप में से किसी का आना हो तो आपको दुकान का ये जो बाहर से मंज़र है वो याद रहे, इसका नाम याद रहे,
क्योंकि मुझे तो सच में अगर मेरे सामने एक पिक्चर ना पड़ी हो ना तो मुझे नहीं याद रहता कि कहाँ कौन सी दुकान है, जब तक कि बाहर का उसका मंज़र मेरे जहन में ना हो। इसके बाद मैंने पाउंड लैंड का रुख किया। यहाँ पर चीज़ें कहते तो हैं पाउंड की हैं, लेकिन ये काफ़ी पाउंड की पड़ जाती हैं जब आप अंदर जाते हैं। अब इतनी भी रीज़नेबल पाउंड लैंड नहीं रही जिस तरह पहले थी। और पाउंड लैंड में मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पर कपड़े भी हैं। इसकी एक ब्रांच है उधर इधर ही इस एरिया के आसपास, वहाँ पर कपड़े नहीं हैं, लेकिन इस ब्रांच के अंदर हैं। लेकिन स्टफ़ को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं देख तो रही थी कि कोई लॉन्ग कमीज़ टाइप मिल जाए। बाकी मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपने पाउंड लैंड की ये वाली ब्रांच नहीं देखी कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। टू बी ऑनेस्ट चीज़ तो हर एक थी जो इनकी दूसरी ब्रांचेज़ में भी होती है। या मैंने अपनी बेटी के लिए पेंटिंग बोर्ड ले लिया, क्योंकि वो माशाल्लाह से आर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और पेंटिंग करती रहती हैं। मैंने कहा चलो उनके लिए पेंट ब्रशेज़ वगैरह ही ले लेती हूँ। और काफ़ी बिज़ी रहती हैं आपस में बहनें दोनों बैठ के। और ये थोड़ा आर्ट की चीज़ें ले ली मैंने उनके लिए। और यहाँ पे ये इनका ईस्टर है, ईस्टर उसका इवेंट होता है, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आई थी, इतनी प्यारी है इसको कलर्ड करके। और यहाँ पे ये भी बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, ये लोग जो होते हैं ना इधर अपने ईस्टर पे घरों में इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये वहाँ अंदर ही पाउंड लैंड में ही ये देखें ना बर्थडे कॉर्नर होता है, जहाँ पर रीज़नेबल आपको बर्थडे डेकोरेटिव्स मिल जाती हैं, रैपिंग पेपर वगैरह, बर्थडे के जितने भी आपने बैग्स लेने हैं जिसके अंदर आपने बर्थडे गिफ्ट पैक करना है। मुझे ब्लू टैक लेनी थी, मैं बहुत खुशी कि मुझे मिल गई। कभी इसकी इतनी शदीद ज़रूरत पड़ती है और घर में पता नहीं होता कि वो किस कॉर्नर में पड़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने एक ब्लू टैक रखी होती है कि बच्चों के मुख्तलिफ आर्ट वर्क्स वगैरह होते हैं, वो मैं घर में डिस्प्ले करती हूँ। इससे बच्चों को इंकरेजमेंट भी मिलती है कि इस तरह से एक्नॉलेज हो रहा है उनका वर्क। यहाँ पर भी 1 पाउंड 80 या 80 पेंस या 152 पाउंड की रेंज में आर्ट का मुख्तलिफ सामान था। ये काफ़ी लाइक रीज़नेबल इसकी लेंथ थी, लेकिन मुझे इसकी प्राइस नहीं अच्छी लगी। एक तो शॉप्स में ना बिल्कुल टिल के पास उन्होंने ऐसी चीज़ें छोटी छोटी रखी होती है कि बंदा निकलते निकलते उस पर पैसे खर्च कर दे, लेकिन शुक्र है ये आदत नहीं है मुझे। बस जो ख़रीदने जाती हूँ ना किसी ईद में जाके ना वो ख़रीद के बाहर आ जाती हूँ। यहाँ से मैं फ़िश मार्केट की तरफ चली गई। मुझे था कि घर से बाहर आई हूँ तो ऑब्वियसली घर के अंदर जाना है तो मुझे ही कुकिंग करनी है, तो ऐसी आसान सी चीज़ लेकर जाऊँ ना कि बस जल्दी से ओवन में डालूँ और पक जाए। और वही मेरी अम्मी कहती थी कि दुकान में जाती हूँ ना, पहली नज़र जिस चीज़ पे रखी होती है ना, इतना तुम उसमें ढूंढ ढूंढ के ना आखिर में वही चीज़ लेकर निकलती हो। मैं जब दुकान में गई सबसे पहले मुझे सामने रॉ सॉल्मन जो थी वो पड़ी हुई नज़र आई। मैंने कहा बस मैं ही लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो मैं देख लेती हूँ वैरायटी क्या क्या है। तो ये आपके सामने सारी वैरायटी है, इसमें से तो एक भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि मैं खा सकूँ। हाँ यहाँ पर तो ये लोग काफ़ी वैरायटी इसमें खाते हैं। मुझे सी ब्रीम और ये सॉल्मन फ़िश बहुत पसंद है। हाँ सी बास का भी, हाँ वो भी ले लेती हूँ, भी अच्छी है जायके में। आखिर ये जो यहाँ पर सॉल्मन पड़ी थी रॉ, मैंने वो ख़रीद ली। बस उसने साफ़ कर दी, काट दी, मेरे लिए आसान हो गया। मैंने कहा चलो बस घर रह के इसको धोना है और डालना है ओवन में। यहाँ देखिए क्रैब्स थे और इनकी टेंटेकल्स और ये टांगें देखिए मूव हो रही थी और ये इसी तरह से सेल भी कर रहे होंगे। ऑब्वियसली कोई ख़रीद रहा होगा, मेरे सामने तो अभी किसी ने नहीं उस वक्त ख़रीदा था। ये कैसे लोग खाते होंगे, कैसे पकाते होंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये ज़िंदा ही इसको ना इसके अंदर से हिस्से निकाल के और फिर उसको पकाया जाता है। अल्लाह पाक रहम फरमाए, पता नहीं ये क्या है। और ये देखें पाकिस्तान में तो कहते हैं हाय सर साफ़ करवा के आनी थी ना, सर निकलवा के आनी थी। यहाँ पर तो इसके सर भी बिक रहे होते हैं। ये बेली का गोश्त होता है सॉल्मन का, वो भी इस तरह से बिक रहा होता है। इसके बाद एक और शॉप रहेगी, मैंने कहा चलो वहाँ से भी हो आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना ये टॉप्स हैं, लॉन्ग टॉप्स, ये भी जॉब प्लेसेस पे बहुत इजी वेयर होते हैं। अच्छा इसको देखें ना, मैं तो ना हैरान क्या परेशान भी होगी। ये जो पीछे से मैं ग्रीन वाला निकाल रही हूँ ना, अगर आप कभी प्राइमा कभी इन दिनों में गए हो तो आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर था और वो अबाउट 18 के 20 पाउंड में था। मुझे बहुत पसंद आया लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा कि बहुत महंगा है। और ये 13 पाउंड में था। ये भी देसी शॉप है, वैरायटी देखिए ना कितनी ज़्यादा है। और ये लॉन्ग वाइट फ्रॉक थी, बिल्कुल कॉटन था ना ये,
और उसके ऊपर लेस जो थी वो भी प्यारी सी कॉटन का काम हुआ था, उस पर कॉटन की लेस थी ये। और अगर किसी ने लॉन्ग फ्रॉक लेनी है उसके लिए बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये शॉर्ट फ्रॉक थी इसकी, यही जो घुटनों तक होती है। आखिर मैं घर पहुँच गई। घर में बच्चों ने ये हाल किया था और उनके भाईजान ने, लाइक मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह से अभी 11 साल का हो चुका है, वो जो है वो सैंडविचेस खुद ही बना के बहनों के लिए उन्हें तैयार किए। बाबा जान के पास उनको घर पे ही छोड़ कर गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से फ़िश का काम कर लेती हूँ ताकि इनके लिए खाना रेडी हो जाए। बस सब कुछ समेटने के बाद और शेल्फ्स और ये टेबल्स को साफ़ करने के बाद मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा चले वन गो में इनको भी धो देती हूँ, जब तक कि मैंने फ़िश को अजवाइन और नमक लगा के रख दिया। पाकिस्तान में रीत है ना हमारी, हम इस तरह से जब तक ना कर लें हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर तो यार बस लाए धो लिया और बस ओवन में डाल दिया और वो पक जाएगी। बस फिर मैंने उसको ट्रे में सेट कर दिया। इसमें बिल्कुल मैंने हल्का सा वो चाट मसाला जो था वो डाला, ऑयल लेमन डाला। और एक और तरीका मैं करती हूँ इसकी ना ग्रेवी तैयार करने के लिए, ताकि फ़िश जो है ना वो ड्राई ना रहे। मैं नीचे पानी और उसके अंदर सारे खड़े मसाले और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और उसके ऊपर सा फ़िश रख देती हूँ, तो फिर फ़िश का पानी सारा इसके अंदर ही जाता है। और साथ में फ्राइंग पैन में मैं जो हूँ वो सॉस तैयार कर लेती हूँ और फिर ये जो पानी होता है उस सॉस में डाल देती हूँ, तो एक शोरबा अलहदा से बन जाता है जिसमें फ़िश का जायका होता है, उधर से फ़िश जो होती है ग्रिल होती है। और साथ में मैं जल्दी से नरम, बिल्कुल नरम जो है ना वाइट राइस वो बना देती हूँ। इसमें मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की ताकि खाना एज़ सून जो है वो तैयार हो जाए और टेबल पर लग जाए। और ये वो तरीका है जिसके मुताबिक मैं ना सॉस तैयार करती हूँ। आगे चावल उबल रहे थे और पीछे मैंने सॉस तैयार करना शुरू कर दी। ऑयल के अंदर थोड़ा सा आप बेशक ब्राउन आटा डाल लें या अगर आप चाहते हैं मैदा डाल लें, उसको अच्छी तरह से पका लें। आप बटर में भी कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। तो उसको अच्छी तरह पका लिया। जो जो मसाले आपने डालने हैं, मैं गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर अक्सर डालती हूँ नमक के साथ, और थोड़ा सा मैं ये करी पाउडर डालती हूँ जो एक अरोमा, एक खुशबू लेकर आता है खाने में। आपको भी अगर बिल्कुल ड्राई या बिल्कुल जैसे ग्रिल फ़िश होती है वो पसंद नहीं है, या अगर पसंद है और आप चाहते हैं कि फिर भी अगर वाइट राइस हो या रोटी हो जिसके साथ आप खा रहे हो, तो थोड़ा सा होता है ना कि बंदा कहते हैं कि नवाला नरम हो जाए, तो ये वाली सॉस तैयार करें। बहुत मज़ेदार होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स जो यखनी होती है जो फ़िश की, या फिर हम किसी भी या चिकन कर रहे हो या अगर आप बीफ कर रहे हो या मटन कर रहे हो, तो उसकी जो यखनी होती है वो उसी सॉस के अंदर होती है, तो जायका भी अच्छा आ रहा होता है। आप बेशक साइड में किसी बर्तन में इसको रख लें अपनी टेबल पे, जब आप खाना खा रहे हो तो बस थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में डालते जाएं और अपना नवाला उसमें भगोते जाएं, या फिर चावलों के ऊपर डाल लीजिए। इससे चावल और भी नरम हो जाते हैं और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक टेस्ट आ जाएगा। या आप देख लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा डेकोर भी कर लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।